नमस्ते भाइयों। कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त प्रमदत्त। एक भाई ने मुझे कमेंट किया कि भैया CRPC 125 पे एक वीडियो बनाओ। तो मुझे लगा कि हालांकि मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो बना रखे हैं जो 125 पे हैं, जिन्हें आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब एजुकेशन फाइल करते हैं तो कैसे हमें अपने आप को बचाना है, हमें मेंटेनेंस से कैसे बचना है। इन सारी चीज़ों पे हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं और बेहतर खुशी यही होगी कि आप लोग कमेंट करके हमें बताएं, ताकि कि आप लोगों की जो छोटी छोटी सी जो क्वेरी है उनको हम सॉर्ट आउट कर सकें अपने वीडियो के मार्फत, और हमें भी आइडिया मिले कि हम किस तरीके से किस टॉपिक पे हमें वीडियो बनाना चाहिए। तो मेरे भाई, आप लोगों का बहुत सहयोग रहा है हमारी लाइफ में। बहुत हम आप लोगों का सम्मान करते हैं, सब हमारे लिए आदरणीय है। मेरा शुरू से ही एक व्यक्तिगत मुहिम यही है कि किसी भी तरीके से निर्दोष परिवारों को बचाना है, क्योंकि ये सारी दिक्कतें हमने अपने व्यक्तिगत जीवन में खुद महसूस की है। इसलिए मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों की मदद हम करने के लिए हमेशा तैयार रहे हैं और हमेशा रहेंगे, और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक आपकी मदद करेंगे। लेकिन आज मेरी स्थिति जो है उस हिसाब की नहीं है कि हम सक्षम हो पाएँ, क्योंकि अगर हम इन्हीं सब चीज़ों में लगे रहेंगे तो हम अपना बहुत कुछ लॉस कर चुके हैं और बहुत कुछ लॉस हमारा हो जाएगा, क्योंकि हमारे साथ में बच्चे हैं और दिन पे दिन बच्चे बड़े हो रहे हैं। तो हमारी भी जिम्मेदारी, एक फादर होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें भी कुछ सोचना चाहिए। तो इसलिए हमने कुछ पे आउट्स रखे हुए हैं। अगर आप लोग हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे, भीम ऐप पे आप 200 रुपये 20 मिनट के लिए आप डाल सकते हैं, और व्हाट्सएप पे हमारा जो नंबर नीचे डिस्प्ले कर रहा है उस पे आके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि हमें व्हाट्सएप के मार्फत हमें कंटिन्यू आपके केस के अपडेट रहना है कि आज की तारीख में क्या हुआ, कल की तारीख में क्या हुआ, और हर प्रोसेस के बारे में हम डे टू डे आपको बताते रहें, तो इसके लिए हमने अलग से पे आउट्स रखे हुए हैं। अगर आप 1 महीने के लिए लेते हैं तो 1,000 रुपये, अगर 3 महीने के लिए लेते हैं तो 2,500 रुपये, और अगर आप 6 महीने के लिए लेते हैं तो 4,500 रुपये रखा है, और 1 साल के लिए अगर आप लेते हैं तो 7,000 रुपये रखा हुआ है। बाकी का अगर हम कोई डॉक्यूमेंटेशन काम करेंगे उसके लिए हम अलग चार्ज लेंगे। मेरी मजबूरी है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि मैं सफ़र कर सकूँ। लेकिन हम ये भूल जा रहे हैं कि हम लोगों की मदद करते करते हम अपने आप को बहुत पीछे, क्योंकि आज के 6 साल पहले जहाँ हम खड़े थे वहीं पे आज भी हम खड़े हुए हैं। इसलिए आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, और ये मेरी रिक्वेस्ट है, इससे आपकी भी मदद होगी और हमारी भी मदद होगी, क्योंकि हमें अपने आप को भी बचाना है। अब आते हैं 125 CRPC पे। एक भाई ने मुझे कमेंट किया कि सर 125 CRPC में कैसे बचें, तो मैंने एक ऑलरेडी अपना वीडियो बना रखा था। अभी हम जो बात करेंगे कि आखिर में 125 CRPC में जो केस फाइल किया जाता है भरण पोषण के लिए, उसमें क्या होता है, किस तरीके का वारंट होता है। लोगों को धारणा दी जाती है कि आप अगर भरण पोषण नहीं देंगे, जैसे 125 का केस हुआ और 125(3) सबसेक्शन 3 में CRPC के तहत में अगर एजुकेशन फाइल किया जाता है तो लोग डराते हैं, धमकाते हैं, कहते हैं कि नहीं आपको जेल भेज दिया जाएगा, आपको ये हो जाएगा। आप कोर्ट में सरेंडर करने जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आप पैसे नहीं दे रहे हैं, हम आपको जेल भेज रहे हैं। तो हम आपको बताते हैं कि CRPC 125 में 25(3) के तहत में जो एजुकेशन फाइल किया जाता है उसमें 1 महीने का जेल का प्रावधान है। वो साल में 1 महीने का है, और सिर्फ 11 महीने का ही मेंटेनेंस लिया जा सकता है, और 11 महीने के बाद में एक नई एप्लीकेशन आपकी पत्नी को मूव करनी पड़ेगी एजुकेशन फाइल करने के लिए, मेंटेनेंस मांगने के लिए। ऐसा नहीं है कि एरियर लगा के ये सारी चीज़, मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे केसों में कि 2 लाख हो गए, 4 लाख हो गए, 10 लाख हो गए, 2-2 साल का जोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है। एक साल में एक एप्लीकेशन मूव होगी और अगले साल में दूसरी एप्लीकेशन मूव होगी। एरियर वेरियर इसमें कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये कोई वसूली नहीं है, ये सिर्फ भरण पोषण है, और इसको भरण पोषण मतलब गुजारा भत्ता है, जो गुजारा भत्ता के लिए है। अब बात ये आ जाती है कि क्या गिरफ्तारी हो सकती है। सबसे पहले आपको एक चीज़ देखनी है, अगर आपकी पत्नी अगर एजुकेशन फाइल कर रही है CRPC 125(3) में,
तो सबसे पहले आपके लिए, चाहे आप अगर सीपीसी में ले लेते हैं, 30 के तहत में सम्मन जारी करेगा, 32 में वारंट जारी करेगा। लेकिन वो वारंट कैसे होंगे उसके बारे में हम आज आपको मेन बताने वाले हैं। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखें। जैसे ही एग्जीक्यूशन 125 सब सेक्शन 3 में जैसे ही एग्जीक्यूशन फाइल होता है तो मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी बनती है कि वो आपको सम्मन करे। और उस सम्मन का मतलब होता है, उसमें सम्मन में ये पूछा जाता है कि भाई आपने ये मेंटेनेंस नहीं दिया, ये माननीय न्यायालय का आदेश था, इसमें मेंटेनेंस का आदेश पारित किया गया था, ऐसा क्या कारण है कि आप अपना स्पष्टीकरण दीजिए। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपना स्पष्टीकरण वहाँ पे देना चाहिए, रिटन में ऑन एफिडेविट अपनी आपत्ति देनी चाहिए कि हम इस वजह से नहीं देना चाहते, या जो भी हमारी फाइल में जो चीज़ें रह गई हैं, अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट्स लगाया उस डॉक्यूमेंट्स को काउंट करके अगर ऑर्डर कर दिए गए हैं तो हमें उसके बारे में कि सर हमारा जो आदेश हुआ है, आदेश में हमारी ये चीज़ें काउंट नहीं की गई, ये चीज़ें काउंट नहीं, ये गलती हो गई, ये गलती हो गई, ये गलती हो गई, XYZ जो भी है वो आप कर सकते हैं, आपत्ति अपनी दे सकते हैं, वो अकाउंटेबिलिटी भी ला सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपके खिलाफ में वारंट जारी हो जाते तो उस वारंट को जारी कराने के लिए ना आपकी पत्नी के हाथ से एक एप्लीकेशन मूव होगी कि सर सम्मन जारी हो चुके हैं, अब इनके वारंट जारी करिए। और वारंट तभी जारी हो सकते हैं जब आपको सम्मन तामील हो गया हो। अगर आपको सम्मन तामील नहीं हुआ और डायरेक्ट वारंट अगर निकाले गए हैं तो ये प्रोसेस मेरे ख्याल से गलत है। और जो वारंट होता है, आपने देखा होगा कि जो वारंट होता है हमेशा पुलिस लेके आती है कि भैया आपके ऊपर इतनी रिकवरी हो गई है, आप ये पैसा जमा करिए नहीं तो हम आपको अरेस्ट करके ले चल रहे हैं। ये बिल्कुल गलत प्रोसेस है, क्योंकि जो वारंट निकाले जाते हैं, सम्मन के बाद में जो वारंट निकाले जाते हैं वो होती है वसूली वारंट। उसको पुलिस आपके दरवाजे पे लेके नहीं जा सकती आपको अरेस्ट करने के लिए, आपको धमका नहीं सकती, आपको परेशान नहीं कर सकती है। और वो वसूली वारंट तब जारी किए जा सकते हैं जब पत्नी ने अपने परिवाद में ये कहा कि साहब इसकी इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी प्रॉपर्टी, इतनी प्रॉपर्टी, उसका एफिडेविट उठाओ। जो उसने 125 के केस में जो एफिडेविट दिया है ना, उस एफिडेविट को उठा लो, आप सर्टिफाइड कॉपी निकाल लो। अगर वो कुछ और चीज़ें रिकवरी करने के लिए बोलती है, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो सम्मन आपको दिया गया आपने तामील कर लिया, तामील करने के बाद जो आपका वारंट निकाला जाता है वो वारंट सबसे पहले रिकवरी वारंट होता है। और रिकवरी वारंट में आपकी पत्नी को ये बताना पड़ेगा कि इनके पास में ये संपत्ति है, वो संपत्ति को अटैच करना पड़ेगा। लेकिन गेम सबसे बढ़िया क्या है कि आपकी पत्नी ने जो केस फाइल किया है ना, उसमें जो एफिडेविट दिया है उसमें उसने बहुत सारी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के आपकी इनकम वगैरह को दे दिया है। अब आपकी पत्नी अगर प्रॉपर्टी अटैच कराना चाह रही है और उसने प्रॉपर्टी कुछ और बताई और एफिडेविट में कुछ और है ना, तो यहाँ पे वो गलत हो जाएगी, मेंटेनेंस खारिज हो जाएगा और वो उल्टी फंस जाएगी, कंटेम्प्ट हो जाएगी। तो ये जो वारंट होता है वो वसूली वारंट होता है। इसमें पत्नी की जिम्मेदारी बनती है कि बताइए भाई साहब आपने जो प्रॉपर्टी बताई है, इनकी प्रॉपर्टी अटैच कराइए, फिर उस प्रॉपर्टी के बेहद में हम वसूली वारंट निकालेंगे। और जब वो वसूली वारंट पे जब हम प्रॉपर्टी नहीं मिलती है, जब हम रहने के लिए मना कर देते हैं या डायरेक्टली मना कर देते हैं नहीं साहब हमारे पास पैसा है ही नहीं है, पैसा है तो हम देना नहीं चाहते, हम पत्नी को भी नहीं रखना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अरेस्ट वारंट निकाला जाता है। वो लास्ट ऑप्शन है। 125 सब सेक्शन 3 के तहत में जो वारंट की जो बात कही गई है ना कि अरेस्टिंग है, तो वो अरेस्टिंग लास्ट ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि पहले वसूली वारंट होंगे उसके बाद में वो गिरफ्तारी वारंट तब होते हैं जब पति ये बोल दे कि मुझे रखना ही नहीं है, मेरे पास पैसा है लेकिन मैं पैसा देना ही नहीं चाहता, प्रॉपर्टी अटैच करना ही नहीं चाहता। तो आप सबसे पहले उसका जो परिवाद का एफिडेविट है ना उसको अपने हाथ में रखो, देखो कि ये पत्नी है ना क्या वसूली के लिए कौन सी प्रॉपर्टी अटैच करवा रही है, क्योंकि वो साक्ष्य नहीं दे पाएगी। उस प्रॉपर्टी का साक्ष्य देना पड़ेगा उसको। ऐसा नहीं है कि अगर हमारी माँ के नाम कोई प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी को जाके वो अटैच करवा देगी तो उससे वो मेंटेनेंस ले लेगी और वो जाके सीज हो जाएगी। CRPC 128 के तहत में ये होता है कि अगर 125 में कोई ऑर्डर किया गया, उसको अगर इन्फोर्समेंट कराना है उस ऑर्डर को, तो संबंधित मजिस्ट्रेट जो है ना, यानी कि हमारा जो कार्यवाही मजिस्ट्रेट है यानी कि हमारे DM के पास में भेजेंगे, और DM के पास में भेजने के बाद में उस आदेश की तामीली करवाने के लिए रिकवरी वारंट का मतलब यही हो जाता है। उसके बाद में 125(3) की बात आती है कि भैया ठीक है अरेस्टिंग कर रहे हैं, पैसा नहीं देना चाहता, रहना नहीं चाहता, ये नहीं फलाना दिखाना। तो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती ये होती है कि सबसे पहले जब 125(3) का जब एग्जीक्यूशन फाइल होता है तो सम्मन का आदेश किया जाता है, लेकिन सम्मन तामील नहीं होते हैं, वारंट निकाल दिए जाते हैं। वसूली वारंट जो है, वसूली वारंट में
बंदे को गिरफ्तार कर लिया जाता, पुलिस परेशान करती है, लेकिन नहीं, ये 128 सीआरपीसी साफ साफ तरीके से वायलेशन है। 125(3) की जो कंडीशन है ना, वो 128 के बाद में आनी चाहिए, जैसा कि मेरा मानना है। अगर इस तरीके की अगर आपको और जानकारियाँ चाहिए हो तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ये जो नीचे नंबर डिस्प्ले कर रहा है, इसी नंबर पे आप हमसे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल ना करें, क्योंकि मैं हर किसी की कॉल नहीं उठा पाता हूँ। मैंने पे आउट्स आपको बता दिए हैं कि 200 रुपये 20 मिनट के लिए हम ले रहे हैं। हमारे पेटीएम, गूगल पे, किसी पे भी आप कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सअप पे अपने केस के रिगार्डिंग हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो 1 महीने के लिए 1000 रुपये, 3 महीने के लिए 2500 रुपये, 6 महीने के लिए 4500 रुपये और 1 साल के लिए 7000 रुपये हमने अपने पे आउट्स रखे हुए हैं। आप लोग हमारी मदद करेंगे, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे, और ये हमने दृढ़ संकल्प लिया है कि आप लोगों को कैसे बचाना है। धन्यवाद।